अब आगे का सवाल करते हैं अपन। मैं एक सवाल दे रहा हूँ आपको, जैसे कि 573 केल्विन टेम्परेचर दे रखा है, को सेल्सियस में बदलना है, तो कैसे बदलोगे आप? मैंने आपको बताया कि केल्विन को जब सेल्सियस में बदलना होता है तो 273 को माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 273 को माइनस कर देते हैं। तो मैं इसमें से 273 माइनस कर दूंगा, तो कितना है? 3 में से 3 गया 0, 7 में से 7 गया 0, तो कितना है यहाँ से? 300, और 300 सेल्सियस आया। अब आपने पहले पुराने जो मेरा जो वीडियो थे उसमें चैप्टर में पढ़ा था कि तापमान बढ़ाने पर ठोस द्रव गैस में परिवर्तित हो जाता है। पर क्या आप जानते हो कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो ठोस से द्रव से में नहीं बदलकर डायरेक्ट ठोस से गैस में बदल जाते हैं, वो द्रव में नहीं बदलते हैं, डायरेक्ट किस में बदल जाते हैं? गैस में बदल जाते हैं। जैसे आपको मैं बता दूं कपूर के बारे में। कपूर आपकी थाली में रखा हुआ है और वो क्या हो जाता है? थाली में पिघलता तो है नहीं, वो क्या बन जाता है? गैस वेपर बन जाता है। ऐसी कुछ पदार्थ है, जैसे आपके प्रयोग दे रखा है, और जो पदार्थ ठोस से सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं वो क्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन। इसमें जैसे ये एक और एग्जाम्पल दे रखा है कि अपन ने अमोनियम क्लोराइड, नौसादर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl मैंने स्पीकर में रखा, ऊपर रुई लगा दी और मैंने इसको स्टैंड पे रख दिया। स्टैंड पे मैं इसको गर्म कर रहा हूँ, तो जैसे मैं इसे गर्म कर रहा हूँ तो यहाँ पे द्रव अवस्था में हमें नहीं मिलेगा, ये रुई के कारण इधर की तरफ इकट्ठा हो जाएगा, रुई में लगाता तो बाहर निकल जाता, तो ठोस से सीधा ये गैस अवस्था में बदल जाता है अमोनियम क्लोराइड। जो पदार्थ ठोस से सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं वो कहलाती है क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। समझ गए? तो इस तरह से ये चैप्टर अब आपका कंप्लीट होने जा रहा है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे बाष्पीकरण के बारे में। बाष्पीकरण क्या होता है थोड़ा सा इसमें पढ़ेंगे। हाँ, अब अपन पढ़ेंगे बाष्पीकरण। बाष्पीकरण, अभी तक आपने पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में पढ़ा था कि कोई पदार्थ क्वथनांक ताप पर पहुंचता है तब वो द्रव में बदल जाता है। पर आप कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हो कि वो क्वथनांक से कम ताप पर उसकी अवस्था परिवर्तन हो जाए? तो जैसे आपने देखा होगा कहीं पानी खुले में पड़ा हुआ है तो आप देखते हो थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाता है? बाष्पीकृत हो जाता है। तो बाष्पीकृत, तो क्वथनांक से कम ताप पर जब पदार्थ बाष्पीकृत हो जाता है तो इस क्रिया को कहते हैं बाष्पीकरण। इसके लिए आपको मैं कुछ बात बताना चाहूंगा। जैसे आपकी किताब में दे रखा है, आपकी किताब में दे रखा है कि हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं हैं। आपको मैंने पढ़ाया था कि पदार्थ के कण हमेशा क्या होते हैं? गतिशील होते हैं, कभी रुकते नहीं है। एक निश्चित ताप पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। पदार्थ के कणों के बीच में गतिज ऊर्जा होती है। आपको मैंने पढ़ाया था कि पदार्थ के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ कणों में अंशों में इतनी अधिक गतिज ऊर्जा आती है कि वे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं और क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस क्रिया को अपन क्या कहते हैं? बाष्पीकरण कहते हैं। क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के कणों के वाष्प में परिवर्तित होने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? बाष्पीकरण कहते हैं। तो आपने वैसे तो पढ़ा था कि कोई निश्चित ताप पर ही ठोस द्रव में बदलता है, पर कुछ पदार्थ जैसे आप सतह पर जल पड़ा हुआ है तो वो क्वथनांक से कम ताप पर वाष्प में बदल गया और इस क्रिया को आप क्या कहोगे? बाष्पीकरण। और आपके एक लास्ट में कुछ दे रखा, बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। बाष्पीकरण को अब आपने देखा होगा सतह क्षेत्र बढ़ने पर, सतह क्षेत्र अगर पानी एक जगह इकट्ठा और आप उसको झाड़ू से झाड़ देते हो तो उसका सतह क्षेत्र बढ़ जाता है। तो सतह क्षेत्र बढ़ने से बाष्पीकरण की दर क्या होती है? बढ़ जाती है। कपड़े अपन सुखाते हैं तो सिकुड़ के नहीं सुखाते, फैला के सुखाते हैं, क्योंकि उसके सतह क्षेत्र बढ़ जाएगा तो बाष्पीकरण की क्रिया होगी। इसलिए जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं।
एक और है बाष्पीकरण को, तो बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? सतह का क्षेत्रफल। एक और कारक और है तापमान में वृद्धि। जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होती है तो कणों को पर्याप्त ऊर्जा में मात्रा में गतिज ऊर्जा मिलती है, जिससे कारण वो क्या हो जाता है? बाष्पीकृत हो जाता है। गर्मियों में देखा आपने, तुरंत कहीं भी पानी वगैरह पड़ा हो, कपड़े वगैरह तुरंत सूख जाते हैं। तो तापमान में वृद्धि भी बाष्पीकरण को प्रभावित करता है, सतह का क्षेत्र करता है, और एक तापमान में वृद्धि ये करता है। एक और है आर्द्रता में कमी। वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को अपन क्या कहते हैं? आर्द्रता। वायु के अंदर जल वाष्प की मात्रा होती है। आपने देखा होगा कोई गिलास में अपन बर्फ में का पानी भर रखा है तो बाहर वो बूंदें जम जाती हैं। तो वो कहाँ से बूंदें आती हैं? क्योंकि वायु के अंदर जल वाष्प होती है, तापमान में अंतर के कारण बाहर जम जाती है। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु एक निश्चित मात्रा में जल वाष्प होती है। तो एक निश्चित तापमान पर वायु में निश्चित मात्रा में क्या होती है? जल वाष्प होती है। जब वायु में जल कणों की मात्रा बढ़ने से अधिक होगी तो बाष्पीकरण की दर क्या होगी? बढ़ जाएगी। वायु की गति में वृद्धि। अगर वायु की गति में वृद्धि है तो इससे भी बाष्पीकरण की दर क्या होती है? बढ़ जाती है। तेज वायु में हमारे कपड़े क्या होते हैं? जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जल वाष्प के कण वायु के साथ साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जल वाष्प की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये आज आपको मैंने बाष्पीकरण के बारे में पढ़ाया, समझ गए? तो ध्यान दें, जो ये आपकी किताब के अंदर था, तो इस पे भी टॉपिक के बारे में मैंने रेटिंग लगा के थोड़ा सा बता दिया। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर वगैरह है वो अपन नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस भी करेंगे। बाष्पीकरण के कारण शीतलता क्यों होती है? मटके का पानी क्यों ठंडा हो जाता है? या जो अपन कूलर चलाते हैं, तो इन प्रश्नों का अगली कक्षा के अंदर अपन इस पर जवाब देंगे। कूलर में आसपास कूलर में से जो आपको ठंडक महसूस होती है, तो बाष्पीकरण होता है, इसका ठंडक अनुभव होती है। समझ? एक बार कटा देती है उसमें क्या आवाज नहीं आएगी? क्या कर रहा तो बोल, एक बार कट